स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज मैं शिक्षकों की सहायतार्थ एक टॉपिक लेकर के आया हूं और आज का टॉपिक है टीचिंग प्लान मीन्स की शिक्षण योजना कैसे बनाएं, जो आज इस कोरोना काल में सभी शिक्षकों के लिए ये आवश्यक कर दिया गया है। विशेषकर से राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा मध्य प्रदेश के शिक्षकों को यह आवश्यक कर दिया गया है कि वह टीचिंग प्लान को शिक्षा मित्र पर अपलोड करें। इस उद्देश्य से मैंने शिक्षकों के लिए एक मॉडल बनाया हुआ है। ये मॉडल 9 पॉइंट्स का है। आप इस मॉडल के बारे में मैं इस वीडियो में आपसे अच्छे से बात करूंगा, अच्छे से चर्चा करूंगा, समझाऊंगा कि किस पॉइंट में हमें क्या लिखना है। तो इसी उद्देश्य से मैंने ये मॉडल पेपर बनाया है। प्रायः देखने में ये मिलता है कि शिक्षक इसको लेकर के बहुत चिंतित रहते हैं कि टीचिंग प्लान कैसे बनाया जाए, टीचिंग प्लान क्या है और लेसन प्लान क्या है, इन सबको कैसे बनाया जाए। तो टीचिंग प्लान का हमने मॉडल बनाया है जो कि इस वीडियो में अच्छे से चर्चा करने वाला हूँ। इस मॉडल पर प्रायः आप क्या है कि अपने विषय वस्तु के अनुसार तैयार कर सकते हैं। तो आपको आवश्यकता है कि आप इस मॉडल को नोट करते चलें, आप रफ पेन ले लें जिससे कि आप इस मॉडल पेपर को मैं समझाता जाऊंगा, आप इसको नोट करते जाइएगा। ये 9 पॉइंट पर आधारित मॉडल सेट है, जो कि सबसे पहला हमारा पॉइंट है, देखिए अवधारणा क्षेत्र, उसके बाद है पाठ का नाम, फिर पेडागाजिकल प्रक्रिया, इसके बाद पॉइंट है अगला शिक्षण सामग्री, फिर उसके बाद अगली पॉइंट है अनुमानित समय, फिर लर्निंग इंडिकेटर और गतिविधियां एवं प्रश्न, आओ करके सीखें और लर्निंग आउटपुट। एक बार मैं आपको और बता देता हूं। अवधारणा क्षेत्र पहला, दूसरा पाठ का नाम, तीसरा पेडागाजिकल प्रक्रिया और चौथा शिक्षण सामग्री, पांचवा अनुमानित समय, छठवां लर्निंग इंडिकेटर, फिर गतिविधियां एवं प्रश्न, आओ करके सीखें और लर्निंग आउटपुट। इन पॉइंट्स के बेस्ड में आपको टीचिंग प्लान बनाना है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं अवधारणा क्षेत्र की, कि हमें अवधारणा क्षेत्र में क्या क्या लिखना है और कैसे लिखना है। ये हमारा गणित विषय का मैं टीचिंग प्लान बना रहा हूँ, तो आप अपनी विषय वस्तु के अनुसार आप उसमें लिख सकते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ कैसे क्या लिखना है। देखिए अवधारणा क्षेत्र में और पाठ का नाम, तो सबसे पहले तो आप पाठ का नाम देखिए कि हमको जो चैप्टर पढ़ाना है बच्चों को, उस चैप्टर का पहले मैं नाम लिखता हूं। तो हमारे पाठ का नाम है जैसे कि सरल समीकरण। आप जो भी चैप्टर पढ़ाना चाहते हैं, जो भी पाठ पढ़ाना चाहते हैं, आप यहां पर पाठ का नाम में वो लिख सकते हैं। और इस पाठ से लेकर के यहां पर अवधारणा क्षेत्र, इससे संबंधित हम बच्चों को क्या क्या सिखाएंगे, जो कि सरल समीकरण पाठ में हमें बच्चों को क्या क्या सिखाना है, उस मीन्स की उस पाठ के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि बच्चों को हमें बताने हैं, तो वो सभी अवधारणा क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। जैसे कि हमारे सरल समीकरण में साधारण कथन, गणितीय कथन, अंक गणितीय कथन, बीजगणितीय कथन, रेखीय समीकरण, चर समीकरण और अचर समीकरण, ये टॉपिक हैं जो कि हम सरल समीकरण के अंतर्गत चर्चा करेंगे। तो आपको वही टॉपिक लिखना है जो कि आपके पाठ के अंतर्गत रहते हैं और जो बच्चों से आप प्रायः चर्चा करेंगे, उन टॉपिक को आपको इसमें समझाना है। इसके बाद हमारा अगला है पेडागाजिकल प्रक्रिया। अब ये हमारा अगला है पॉइंट, पेडागाजिकल प्रक्रिया। अब देखिए पेडागाजिकल प्रक्रिया क्या है। बहुत सारे शिक्षकों के मन में ये प्रश्न आ गया होगा कि पेडागाजिकल प्रक्रिया क्या है। तो देखिए पेडागाजिकल प्रक्रिया से मतलब है कि इसमें आपकी विधाएं शामिल हैं, इसमें आपका अनुभव शामिल है, बाहरी अनुभव, अंदर के अनुभव और गतिविधियां शामिल हैं। आपके सारे जितने टेक्निक्स हैं पढ़ाने के लिए, बच्चों को आप कैसे पढ़ाएंगे, वो सभी टेक्निक्स इसमें शामिल हैं। उद्दीपन का प्रस्तुत करना है, प्रतिक्रियाओं का होना है और पुरस्कार का देना है। जितनी भी चीज़ें बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए हैं, वो सारा इसमें सम्मिलित होता है। जैसे कि आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चों के प्रोत्साहन के लिए आप कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित करना चाहते हैं, वो सभी चीज़ें आप पेडागाजिकल प्रक्रिया के अंतर्गत रखेंगे। आपको एक बार और बता देता हूँ, इसमें वो सभी विधियाँ शामिल हैं, आपका अनुभव शामिल है, बाहरी अनुभव शामिल है, आंतरिक अनुभव शामिल है, गतिविधियाँ शामिल हैं और पढ़ाने की जितनी भी टेक्निक्स हैं वो सभी इसमें शामिल हैं। तो उन सभी चीज़ों को लिखना, जैसे कि मैंने क्या लिखा है पेडागाजिकल प्रक्रिया में, कि बच्चों के साथ कुछ साधारण कथन, बच्चों से बुलवाना, कुछ गणितीय तथा बीजगणितीय कथन, स्वयं लिखना एवं बच्चों से लिखवाना, तराजू एवं कार्ड के माध्यम से कुछ रोचक उदाहरण प्रस्तुत करना। अब इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है शिक्षण सामग्री क्या है।
अब शिक्षण सामग्री वाला पॉइंट है। तो शिक्षण सामग्री में आप बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन कौन सी सामग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं, पढ़ाने के दौरान आपको किन सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, उन सभी सामग्रियों को शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आप इसमें दर्शा सकते हैं। वो सभी चीज़ें दर्शाई जाएंगी जो बच्चों के शिक्षण कार्य संपन्न कराते समय आपको आवश्यकता पड़ेंगी। तो जैसे कि मुझे इस चैप्टर को पढ़ाने में जैसे शिक्षण सामग्री में कुछ तराजू और कार्ड्स की आवश्यकता पड़ेगी, तो हमने तराजू और कार्ड्स हमने शिक्षण सामग्री के अंतर्गत यहाँ लिखा हुआ है। अब इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है अनुमानित समय। हमें जो चैप्टर हमने यहाँ पर दिया है सरल सामग्री, उसको पूरा करने में हमें लगभग अनुमानित समय कितना लगेगा। तो उसके लिए अनुमानित समय, जैसे कि हमारा यहाँ पर सरल समीकरण को पढ़ाने में मुझे अनुमानित समय लगेगा लगभग 4 दिन। तो आपको यही लिखना है आपके चैप्टर के हिसाब से, आपके लेसन के हिसाब से कि आप उस लेसन को कितने दिन में कवर कराएंगे, कितने दिन में पूरा करवा लेंगे। तो आप उसके हिसाब से अपना अनुमानित समय लगभग लिख सकते हैं। इसके बाद अब अगला हमारा प्रश्न है कि लर्निंग इंडिकेटर क्या है। लर्निंग इंडिकेटर ये हमारा अगला पॉइंट है। तो लर्निंग इंडिकेटर से तात्पर्य है, देखिए जब शिक्षक क्लास में जाता है, मैं आपको समझाता हूँ, बहुत सारे शिक्षकों के मन में प्रश्न आ गया होगा कि लर्निंग इंडिकेटर क्या है। तो देखिए जब शिक्षक क्लास में जाता है तो वहाँ पर जितने भी प्रश्न करता है शिक्षक और उस प्रश्न से जितने भी आंसर आपको मिलते हैं, मीन्स कि जैसे कि कोई शिक्षक क्लास में कोई भी प्रश्न करेगा और उन प्रश्न से बच्चे जितने भी आंसर देंगे, चाहे बच्चों के गलत आंसर हो या बच्चों के सही आंसर हो, तो आपको उन सभी आंसर से, उन सभी प्रश्न से आपको कुछ पढ़ाने के लिए बाध्य करेगा। वो प्रश्न आपको कुछ बताने के लिए बाध्य करेगा, आपको कुछ सिखाने के लिए वो प्रश्न बाध्य करेगा, चाहे बच्चे का गलत प्रश्न हो या बच्चे का सही प्रश्न ही क्यों ना हो। हर प्रश्न से आपके दिमाग में एक चीज़ पैदा होती है कि हाँ ये भी चीज़ बच्चे को पढ़ाना है। वही सूचक सामग्री है जो बच्चे द्वारा दी जा रही है, जो इंडिकेटर्स बच्चे द्वारा दिया जा रहा है, तो वही है लर्निंग इंडिकेटर। इसको कहते हैं सीखने के सूचक। तो बच्चों द्वारा जितने उत्तर दिए जा रहे हैं, तो वही सारे उत्तर लर्निंग इंडिकेटर के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि आप क्लास में कोई भी प्रश्न करेंगे बच्चों से और बच्चे उस प्रश्न का उत्तर देंगे, तो वो उत्तर या कि सही होता है या कि गलत। वो सभी चीज़ें एक इंडिकेटर प्रोवाइड कराती हैं, इंडिकेट करती हैं। तो उन सभी चीज़ों को हम लर्निंग इंडिकेटर के अंतर्गत लिखेंगे। जैसे कि कुछ हमने यहाँ पर कुछ साधारण प्रश्न किए और कुछ गणितीय प्रश्न किए। जैसे कि हम मनगवा जाएंगे, ये साधारण प्रश्न के अंतर्गत आ गया। इसके बाद 3 + 4 = 7, ये गणितीय प्रश्न में आ गया। बायां पक्ष दायां पक्ष, इन सभी प्रश्नों की हमने चर्चा की। तो ये सभी चीज़ें जो है लर्निंग इंडिकेटर के अंतर्गत आती हैं। अब इसके बाद हमारा है गतिविधियां एवं प्रश्न, ये हमारा अगला पॉइंट है। तो गतिविधियां एवं प्रश्न में देखिए हमने जितना अभी तक चर्चा किया, उन सभी गतिविधियों को हम बच्चों के साथ पुनः करेंगे और उनसे बच्चों के लिए कुछ नए प्रश्न बनाएंगे, बच्चों को कुछ नए प्रश्न देंगे, जिससे कि हम बच्चों का मूल्यांकन कर सकें। तो बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए हमने जितना इधर सीखा है, हमने अवधारणा, क्षेत्र, पाठ का नाम, इन सभी चीज़ों से जितना सीखा है, ये इन अवधारणाओं से जितना भी कुछ सीखा है, इनका मूल्यांकन करने के लिए हम बच्चों से कुछ प्रश्न करेंगे और उन प्रश्न के लिए हम कुछ गतिविधियाँ बनाएंगे। तो वो सभी चीज़ें जो है हम गतिविधियां एवं प्रश्न के अंतर्गत लिखेंगे। जैसे कि 3x + 4 में चर बताएं, तो बच्चों ने बताया कि 3 व 4 चर हैं, 3 व 4 अचर हैं, व चर x हमारा चर है। इसके बाद रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, ये सभी प्रश्न हम बच्चों से करेंगे जिससे कि उनका मूल्यांकन किया जा सके। तो आप इनमें आप गतिविधियां एवं प्रश्न में लिख सकते हैं कि मूल्यांकन गतिविधियाँ एवं प्रश्न। यहाँ पर आप पॉइंट में थोड़ा सा सुधार भी कर सकते हैं, मूल्यांकन गतिविधियाँ एवं प्रश्न। तो बच्चों के मूल्यांकन करने के लिए हम जो भी गतिविधियां या कि जो भी प्रश्न अपनाएंगे, वो सभी हम गतिविधियां एवं मूल्यांकन में रखेंगे। इसके बाद हमारा अगला है आओ करके सीखें, ये हमारा अगला पॉइंट है। आओ करके सीखें से हमारा क्या मतलब है कि हमने बच्चों को जितना भी सिखाया, अब उसको प्रैक्टिकल रूप में बच्चों के साथ करके हम बच्चों के अनुभव को जानेंगे कि बच्चों ने कितना सीखा,
तो इन सभी चीज़ों को चेक करने के लिए हम बच्चों के साथ प्रैक्टिकल रूप में जो भी हम चीज़ सिखाएंगे बच्चों को, उन सभी चीज़ों को प्रैक्टिकली रूप में हम बच्चों के साथ करेंगे और फिर हम उससे जानकारी इकट्ठा करेंगे कि बच्चों ने क्या सीखा और बच्चों में क्या कमियां रह गई हैं, जिससे कि हम बच्चों को आगे सिखा सकें। अब इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है लर्निंग आउटपुट, और ये आखिरी पॉइंट है। अब लर्निंग आउटपुट, बहुत सारे शिक्षकों के मन में प्रश्न आया होगा कि लर्निंग आउटपुट क्या है। तो देखिए, लर्निंग आउटपुट हमारा ये है कि हमने जितना भी सीखा शुरुआत से लेकर के, पहले पॉइंट से लेकर के आखिरी 8 पॉइंट तक हमने जितना सीखा, क्योंकि 9 पॉइंट में, 9वें पॉइंट में तो हमारा लर्निंग आउटपुट है, तो हमने 1 पॉइंट से लेकर के 8 पॉइंट तक जितना कुछ भी सीखा, उन सभी चीज़ों का आखिर में आउटपुट क्या निकलता है, बच्चों ने कितना सीखा, बच्चों को भी क्या सीखना है, बच्चों ने क्या क्या सीख लिया है, इन सभी चीज़ों को इसमें हम समावेशित कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों ने सीखा रेखीय समीकरण, बच्चों ने सीखा गणितीय समीकरण, बच्चों ने सीखा चर समीकरण, बच्चों ने सीखा समीकरण को कैसे हल करना है वो सीखा, बायां पक्ष दायां पक्ष बच्चों ने जाना। इन सभी चीज़ों को हम लर्निंग आउटपुट में रखते हैं। मीन्स कि जितना भी हमने बच्चों को सिखाया उनमें से बच्चों ने कितना सीखा, बच्चों को क्या क्या सिखाना है, वो सभी चीज़ें हम लर्निंग आउटपुट में रख सकते हैं। मतलब कि लर्निंग आउटपुट मतलब जितना हम बच्चों को सिखाए हैं तो बच्चों ने क्या क्या सीखा। तो आप अवधारणा क्षेत्र पाठ का नाम, पेडागॉजिकल प्रक्रिया, शिक्षण सामग्री, अनुमानित समय, लर्निंग इंडिकेटर, गतिविधियां एवं प्रश्न, एवं यहाँ पर आप थोड़ा सुधार कर सकते हैं, मूल्यांकन एवं गतिविधियां एवं प्रश्न आप यहाँ पर लिख सकते हैं, आओ करके सीखें, और लर्निंग आउटपुट। इन 9 पॉइंट के आधार पर, इन 9 पॉइंट के बेस में आप अपने इस मॉडल को बना सकते हैं। धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो शिक्षक चिंतित हैं कि हमें कैसे बनाना है इस मॉडल को, तो वो शिक्षक भी टीचिंग प्लान मॉडल को देख सकें, शिक्षण योजना मॉडल को देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।